The first part related to membrane potential is the concept of nurse potential. बहुत कॉमन वाइवा में आने वाला क्वेश्चन ब्लॉक 2 में फिजियोलॉजी में बहुत कॉमन. व्हाट इज नर्स पोटेंशियल? मेरी तरफ देखना आपने. व्हाट इज नर्स पोटेंशियल क्वेश्चन ही आता है. पहला कॉन्सेप्ट देना. सेकंड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? आपको शायद अगर डिफरेंट वैल्यूज दी जाए तो क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? पहली बात, नर्स पोटेंशियल जो पहला वर्ड बोलना है ना, जो बोलते हुए प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिख देता हूं यहां पे. It is diffusion potential. ये वर्ड नहीं भूलना, यहां से शुरू करना है आपने. क्या है नर्स पोटेंशियल? अच्छा, नर्स के नाम से ही आपको लग रहा है कि नर्स कोई मेडिकल नेम नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये किसी साइंटिस्ट का नेम है जिसके नाम पे जिसने इस बारे में ऑफ कोर्स काम किया होगा सब कुछ. तो पहली बात क्या, इट इज अ डिफ्यूजन पोटेंशियल. मेरी तरफ देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं. ये एक मेम्ब्रेन है, इधर देखो, जस्ट कंसीडर हाइपोथेटिकली माय आर्म इज अ मेम्ब्रेन and an ion wants to move from one side to the other side of the membrane. Clear? Nurse potential ये कहता है कि ये वो diffusion potential है which opposes the diffusion of ion from the membrane. दोबारा बोल रहा हूं, क्या? Nurse potential is a diffusion potential which favors or opposes the movement of ion through the membrane. अच्छा, ये नर्स पोटेंशियल की बात आप कहां से गई? हम ये इसमें पहुंच ही क्यों गए हैं सीधा? हम तो आराम से एक नर्व फिजियोलॉजी का टॉपिक ज़हन में लेके चलने वाले थे. बेटे इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जितना नर्व फिजियोलॉजी का टॉपिक है ना, ये सारा मूवमेंट ऑफ आइंस पे, कि आइन एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, और नर्व में कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बिल्ट है. तो उसमें जाने से पहले ये कुछ बेसिक बातें जिसका हमने ध्यान रखना है. तो डिफ्यूजन पोटेंशियल व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ आइन. अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है जिसको बुक ना ऐसे लिखती है. EMF इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 डिवाइडेड बाय Z मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ आयन, I फॉर इनसाइड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड. कोई बात नहीं, अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है. मेरी तरफ देखो, मैं इसको समझाता हूं, ये याद खुद ब खुद हो जाएगा. EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस इट्स द नर्स पोटेंशियल. ठीक है, पहली बात. Z is basically the charge on the ion. आइन पे चार्ज कौन सा है वो आपको पता है, वैलेंसी में केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा. पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1. वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है. सोडियम पे +1. तो बिल्कुल ये वो चार्ज है, यहाँ पे वो वैल्यू लगेगी. लॉगरिथम इज लॉगरिथमिक कैलकुलेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इक्वेशन. कंसंट्रेशन ऑफ दैट आइन जिसका ये कैलकुलेट हो रहा है. देखो एक आइन का ही होगा ना, किसी एक आइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो उस कंसंट्रेशन कहां पे? इनसाइड टू द कंसंट्रेशन आउटसाइड. इसको मैं अलग लिखता हूं समझाने के लिए. कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड दैट मेम्ब्रेन. देखो इनसाइड आउटसाइड का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेम्ब्रेन, सो यू आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. एग्रीड? तो सेल मेम्ब्रेन की एक साइड क्या होगी? इनसाइड ऑफ द सेल. दूसरी साइड क्या होगी? आउटसाइड ऑफ द सेल. ये वो इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही. क्या मैं ये कह सकता हूं ये एक रेशियो है? बताओ मुझे, फॉलो करो साथ साथ. क्या मैं ये कह सकता हूं ये रेशियो? यस, इट्स अ रेशियो. रेशियो ऐसे ही लिखते हैं, वन इन नॉमिनेटर अदर्स डिनोमिनेटर, इसको हम पुट करते हैं. इसका मतलब है कि इस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? Inside. More the concentration of ion inside the cell, yes, it means more will be the nurse potential for that particular ion. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया. हालांकि हमें नर्स पोटेंशियल में अभी डिफाइन किया है, तो हमने इन आउट की कोई बात नहीं की. मैंने नर्स पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया है? द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ आयन. हमने तो इसमें कोई बात नहीं की. मैंने तो नहीं ये कहा कि यार इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हमने की. लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है इसके फॉर्मूले को देखते हुए कि नहीं, अब सिर्फ एक से दूसरी साइड की बात नहीं है, अब डिपेंड करता है कौन सी साइड है. अगर तो वो साइड इनसाइड ऑफ द सेल वाली है तो इसका मतलब है यस, ये जितना बढ़ता जाएगा इसका मतलब है ये रेशियो इंक्रीज होती जाएगी. बात समझ आ रही? तो ये रेशियो जितनी इंक्रीज होती जाएगी इसका मतलब है इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती जाएगी.
एक तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ले लो, पहला कॉन्सेप्ट नस्ट इक्वेशन में, ये अब नस्ट की इक्वेशन है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि इनसाइड टू आउटसाइड रेशियो बहुत मैटर करती है। ये भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी एग्जांपल फिट करते हैं फिर मजा आएगा इसमें, लेकिन पहले मैं ये फॉर्मूले की कुछ बातें क्लियर कर लूं। प्लस और माइनस का साइन ये भी अभी क्लियर कर लेते हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूं, प्लस और माइनस का साइन। अब मुझे बताओ कि सेल का कौन मैटर करता है इस इक्वेशन में, इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड। अगर उस आयन की मूवमेंट से, गौर से समझने की बात, ये आप लोग पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं हो जाना, मेरी बात सुन लो। अगर जिस आयन का ये कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी मूवमेंट से इनसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव हो जाता है तो यहां पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर उस आयन की मूवमेंट से इनसाइड ऑफ सेल नेगेटिव हो जाता है तो फिर क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव। ये कठिन नहीं आ सकती, प्लस माइनस तो लिख दिया ना सबके लिए, लेकिन जब आप किसी एक आयन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो मुझे बताओ प्लस का साइन कब लगेगा नस्ट पोटेंशियल में किसी आयन के लिए? अब देखो, समझो बात को, उसकी मूवमेंट के बाद, पहले नहीं। जब वो आयन मूव कर चुका होगा, क्योंकि मूवमेंट तो है ना, नस्ट तो बात ही मूवमेंट की कर रहे हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल आयन की मूवमेंट, तो उस मूवमेंट के बाद अगर सेल का इनसाइड पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है ये नस्ट पोटेंशियल उस आयन के लिए पॉजिटिव है। और अगर सेल का इनसाइड नेगेटिव हो गया, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर हम इनसाइड क्यों कह रहे हैं, इसका आंसर बोल दो। क्योंकि रेशियो में इनसाइड ऊपर है, दैट्स व्हाई इनसाइड मैटर्स मोर है। हाँ, ये आउटसाइड ऊपर होता तो हम इसको ऑपोजिट कर लेते हैं। तो इसलिए इनसाइड ऑफ द सेल का पोटेंशियल क्या है, ये बहुत मैटर करता है, ये बात याद रखना। कहने को तो नस्ट पोटेंशियल एक डिफ्यूजन पोटेंशियल है और ये एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, लेकिन देखो मेम्ब्रेन भी किसकी कंसंट्रेशन से, इनसाइड ऑफ द सेल। हालांकि मेम्ब्रेन एक बाउंड्री थी, इज इट? तो उसको दोनों तरफ से इक्वली टच हो रहा होगा, लेकिन स्टिल इनसाइड ऑफ द सेल मैटर्स मोस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व पोटेंशियल्स ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। दूसरी बात समझ आ गई आपको? पहला मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, इनसाइड टू आउटसाइड रेशियो का, ये जितनी ज्यादा होगी उतना उसका नर्व पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक बात। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज कैसे करना है, कि अगर इनसाइड ऑफ द सेल मूवमेंट ऑफ उस आयन, एक आयन की बात, नर्व पोटेंशियल में ना एक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, एक वक्त में एक आयन की बात होती है। नर्व पोटेंशियल में एक वक्त में एक आयन से ज्यादा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है। ये हम अलग अलग, चलो एक काम कर लेते हैं, मैं सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के जो दो मेजर आयन जिनकी बात होती रहनी है ना, वो सोडियम और पोटेशियम है। क्यों इन दो की बात क्यों होनी है? बाय वन इज प्रेजेंट इन मोस्ट अमाउंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, सोडियम है, एंड अदर इज प्रेजेंट इन मोस्ट अमाउंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज पोटेशियम है। अब इधर गौर से देखना, सोडियम कंसंट्रेशन लिख रहा हूं आउटसाइड सेल, इट इज 140 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। वैसे तो इसकी रेंज होती है 135 टू 145, लेकिन कितनी है 140 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। बेटे बैठ जाओ। अच्छा, यही कंसंट्रेशन इनसाइड जो है वो 14 है सिर्फ। कितनी है? 14। ये मैंने सोडियम की एक्चुअल कंसंट्रेशन लिखी है ह्यूमन बॉडी में, सेल के अंदर और बाहर। तो क्या हम इसकी रेशियो निकाल सकते हैं? इधर देखो, बोर्ड पे देखो, क्या रेशियो निकाल सकते हैं? इनसाइड लिखो कितनी है, इनसाइड 14, आउटसाइड कितनी है 140, तो इसका मतलब ये 0 पॉइंट हो गया, 0.1। सिंपल मैथ्स इसको कर ले, 0.1 बन गया। तो इसका मतलब है यहां लॉगरिथम में मैं इसकी जगह क्या लिखूं, यहां पे 0.1, और लॉगरिथम 0.1 इज 1, लॉग में हम बात करते हैं तो, और ये z इसकी +1 है क्योंकि सोडियम का चार्ज हमें पता ही है। तो इसका मतलब ये निकल आई 61 मिलीवोल्ट्स। कितनी निकल आई? 61। समझ आ गई कैसे निकाली हमने? इनसाइड टू आउटसाइड रेशियो खुद कैलकुलेट की है, 0.1 है और z 1 हो गया तो 1 डिनोमिनेटर में तो खत्म ही हो गया। साइन कौन सा लगाऊं? साइन कौन सा लगाऊं? यहां पहले तो मुझे बताओ कि जब सोडियम आयन की मूवमेंट होगी तो सोडियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आएगा या इनसाइड टू आउटसाइड? आउटसाइड टू इनसाइड। व्हाट्स द रैशनल, व्हाट्स द लॉजिक? क्योंकि बाहर ज्यादा है,
अंदर कम है तो डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसकी मूवमेंट होगी. Would it be simple diffusion or facilitated? Facilitated. Because for movement of ion, channel is must. तो अगर चैनल की हेल्प चाहिए, it will always be. अच्छा, चैनल की हेल्प क्यों चाहिए? Because sodium is lipid non-soluble. आयंस जितने भी हैं वो लिपिड नॉन सॉल्युबल हैं. सेल मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के अक्रॉस तरफ कौन पास कर सकता है? जो लिपिड सॉल्युबल है. हमारी पुरानी डिस्कशन, लेकिन मैंने क्विक रिवीजन दे दी ताकि हमें फ्रेश हो जाए. तो जब सोडियम मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स पॉजिटिव. Plus 61 millivolts will be the nurse potential electromotive force of sodium ion. ये समझ आ गई? यहाँ प्लस क्यों लगा? यहाँ प्लस इसलिए नहीं, अच्छा वही क्वेश्चन रेज हुआ, यहाँ प्लस इसलिए नहीं लगा कि ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, इसलिए प्लस नहीं लगा. प्लस इसलिए लगा है बिकॉज जब सोडियम मूव करता है तो इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिव. ओके, यहाँ मैं दो वैल्यूज और लिख रहा हूं. अब पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल इज 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. जितनी सोडियम की आउटसाइड है उतनी पोटेशियम की इनसाइड है, याद रखने का आसान तरीका. और पोटेशियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड इज ओनली 4. क्या फर्क आ रहा है सोडियम से? इनकी इनसाइड आउटसाइड कंसंट्रेशन तो सेम है. जितना सोडियम बाहर था उतना पोटेशियम अंदर है, लेकिन ऑपोजिट कंसंट्रेशन बहुत फर्क है. सोडियम इनसाइड कितना था बिफोर मूवमेंट? सोडियम इनसाइड था 14, बट पोटेशियम आउटसाइड कितना है? ओनली 4. तो इसको लिखें रेशियो के अंदर. अब इसकी वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे पोटेशियम को कैलकुलेट करने के लिए. हाँ जी, इनसाइड कितना है? 140 इनसाइड ऊपर आएगा, और आउटसाइड कितना है? ओनली 4. ये 35 आता है. ये रेशियो कितनी आती है? 35. इस दफा लॉगरिथम जो यहाँ पे लगेगा वो 0.1 नहीं लगेगा. कितना लगेगा? 35. लॉगरिथम और 35. इसको जब लॉगरिथम और 35 निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी सम पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग, 1.8 और 1.7 समथिंग. मैं ज्यादा पर्टिकुलर उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट समझाने के लिए. जब 61 को, अच्छा इसमें जी की वैल्यू क्या लगाएंगे? पोटेशियम के लिए क्या लगाएंगे? +1. तो वो तो फिर सोडियम वाला ही हो गया. तो इसमें चेंज ही आ जाएगी कि 61 multiplied by 1.8 something, it comes out to be 94 millivolts for potassium. कितनी निकल रही है? 94. मैं आपको स्टेप वाइज कैलकुलेट करके बता रहा हूं. ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि सोडियम का इतना होता है नस पोटेंशियल, पोटेशियम का इतना होता है, लेकिन अब आपको समझ आ गई ये कैसे पहुंचे हम, इनका डिफरेंस क्यों आया. डिफरेंस इस वजह से आया, ये नेचर ने डिसाइड किया हुआ है. ये ह्यूमन की एबिलिटी नहीं है. ये ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट में डिसाइड नहीं किया. ये नेचर से वैल्यू डिसाइडेड है, हमने सिर्फ कैलकुलेट की. अब वो डिफरेंस अल्लाह ने ऐसे ही सेट किया हुआ है तो ऐसे ही है. अब वो डिफरेंस कहां, ये सेम आ जाती अगर ये भी 14 होता. शायद हम कह सकते हैं कि शायद कोई सा फर्क पड़ा, लेकिन नहीं. अब इसमें आगे चेंज. अब अगली बात, अब बताओ साइन कौन सा लगा? ये तो पॉजिटिव है. क्यों नेगेटिव? क्यों? क्योंकि जब पोटेशियम मूव करता है तो इनसाइड से आउटसाइड जाता है और इनसाइड बिकम्स नेगेटिव. अब ये नेगेटिव लगेगा. अब समझ आ गई? हमने आयन के चार्ज के हवाले से वैल्यू नहीं देनी. जब चार्ज याद करोगे ना तो पोटेशियम में कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे यार पोटेशियम का तो फिर +94 होना चाहिए, तो माइनस. तो आसान कर लो, ये कोई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं है. इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना, इसको सिर्फ प्लस माइनस ही बोलना. अगर पॉजिटिव नेगेटिव बोलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे. क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में तो पोटेशियम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सोडियम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो डू नॉट यूज द वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इन नस्ट इक्वेशन. यूज द वर्ड प्लस और माइनस. बस ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट खराब ना. तो मुझे बताओ कि आप सोडियम और पोटेशियम का नस्ट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो? कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंडेंट है? एक तो रेशियो और चार्ज. ये दो चीजें अगर चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी चेंज इन द नस्ट पोटेंशियल. अब गौर से समझो ये क्या 61 है. क्या ये 61 सोडियम आइंस का वो डिफ्यूजन पोटेंशियल है
जो सोडियम आयन की मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, कि वो कौन सी वैल्यू है जिसपे आयन की मजीद डिफ्यूजन नहीं होगी। यही है नस्ट इक्वेशन की नस्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन, यही है ना, द डिफ्यूजन पोटेंशियल व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो 61 plus 61 is the nurse potential of sodium ions, is the diffusion potential of sodium ion which opposes further movement of sodium, and minus 94 is the nurse potential of potassium ions which opposes the further movement of potassium ions। और प्लस और माइनस के साइन की लॉजिक हो चुकी, वो इन साइड्स क्या हो जाएगा। देखो ये मूवमेंट के बाद की बातें हो रही हैं। 61 तब है जब मूवमेंट हो चुकी सोडियम की, 94 तब है जब पोटेशियम मूव कर चुका। तो इसका मतलब है अब इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है, उसी की बेस पे ये प्लस और माइनस की वैल्यू। ये क्लियर हो गया नस्ट पोटेंशियल जी। नस्ट पोटेंशियल का एक साइड इफेक्ट, एक प्रॉब्लम, ये एक वक्त में सिर्फ एक आयन के बारे में बता सकते, ये इसका प्रॉब्लम। क्यों? सुनो मेरी तरफ देखो, क्योंकि जब एक मेम्ब्रेन की आप बात कर रहे हैं तो क्या एक वक्त में एक ही आयन जा रहा है? ये तो कोई रूल नहीं है ना कि सोडियम मूव कर रहे तो पोटेशियम नहीं करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। या पोटेशियम मूव करे तो क्लोराइड को कुछ भी नहीं होगा, या क्लोराइड जा रहा है तो कैल्शियम रुक जाएगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने चैनल से जाना है। तो इस वजह से ये कोई रूल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर कि एक आयन की मूवमेंट की वक्त दूसरे आयन की मूवमेंट स्टॉप होती है। तो नस्ट इक्वेशन में ये एक है बात कि वो एक वक्त में एक ही आयन का बताते हैं। साइंटिस्ट ने ये सोचा, मैंने जब ये पढ़ा ना तो मेरे ज़हन में आया कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है अगला जो मैं अभी बताने लगा हूं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा यार इकट्ठा भी तो कैलकुलेट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज भी तो हो जिससे हम पूरे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल्स को इकट्ठा ले लें। तो उसके लिए उन्होंने एक नई इक्वेशन डिवाइस की जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन। इक्वेशन की ना लॉजिक समझो पहले। ये सिर्फ मेरे लेक्चर में ये नहीं है बात कि मैं आपको सिर्फ वो जो बुक में लिखा है वो यहां सुना के चला जाऊं, वो मेरा काम नहीं है यहां पे। अगर बुक में लिखा सुनाना ही मकसद होता तो फिर बुक पढ़ लो आप लोग, बुक पढ़ के कोई सवाल होंगे तो मुझसे पूछ लो, फिर मेरी तो जॉब डन हो गई ना। नहीं, मेरा काम यहां पे ये कि जो बुक में लिखा है वो क्यों लिखा हुआ है और वो जो लिखा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उनके। देखो बेटे, किसी चीज को ना समझना बहुत आसान हो जाता है जब आप बताने वाले की लॉजिक समझ लो। बिल्कुल सेम पैटर्न आपने बुक में पढ़ते हुए याद रखना कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, डू नॉट जस्ट लाइक अ बुक वर्म के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दिया, इसको याद करना शुरू कर दिया। जरा रैशनल सोचो पीछे। तो जिस इंसान ने लिखा है उस इंसान के ज़हन में क्या आया होगा कि उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, तो मैं उस तरह से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से है कि बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमें बताएगी कि सारे आयंस का इकट्ठा जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलना चाहिए, एक कलेक्टिव वैल्यू भी आनी चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन में जो चीजें आएंगी ना वो नस्ट इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ काफी मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताता हूं कैसे। अगेन वो 61 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम, लेकिन अब एक आयन नहीं लिखूंगा मैं, अब मैं ज्यादा आयन लिखूंगा। अच्छा, पहले हमने जब लिखा था, ये भी नजर भी आ रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ आयन की बात हुई थी, इज इट? यहां पे एक चीज और ऐड हो रही है जब हम इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे। C एंड P, दो चीजें हैं, बताता हूं ये क्या है। C इज कंसंट्रेशन ऑफ आयन, P इज परमेबिलिटी ऑफ आयन। परमेबिलिटी क्या होती है कि मेम्ब्रेन से एक चीज कितना गुजरेगी, वो उसकी परमेबिलिटी। हमने आपने एक सेल मेम्ब्रेन में टर्म पढ़ी है ना, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, ये वही वाली टर्म है, परमिबिलिटी ऑफ आयन। जब आप किसी भी मेम्ब्रेन की बात करेंगे बेटे तो क्या परमिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ, क्या एक मेम्ब्रेन की सारी आयंस को परमिबिलिटी सेम होती है? नहीं, ये भी हमें पता है। किसी मेम्ब्रेन में किसी जगह पे ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, सोडियम इतना ज्यादा नहीं हो रहा। किसी और जगह पे कैल्शियम को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, सोडियम ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है परमिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयंस। तो इसलिए एक चीज और ऐड हो गई। अच्छा, अब इसमें वही सोडियम की कंसंट्रेशन ऊपर क्या रखा था, इनसाइड, और यहां पोटेशियम, सॉरी इसकी परमेबिलिटी सिर्फ, इसमें इनसाइड आउटसाइड नहीं है। परमेबिलिटी तो एक ही होती है ना, वो चाहे अंदर से हो बाहर से हो, परमेबिलिटी। तो यहां मैं इनसाइड आउटसाइड नहीं लिख रहा समझाने के लिए। तो नीचे जब इसको डिवाइड करना है, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अब क्या लिखूं,
आउटसाइड, फिर वही परमेबिलिटी ऑफ सोडियम। अब इसमें प्लस करना है क्योंकि अब सारे आयंस इकट्ठे कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, परमेबिलिटी ऑफ पोटाशियम, अगेन इनसाइड डिवाइडेड बाय, बिल्कुल वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आउटसाइड, परमेबिलिटी ऑफ पोटाशियम। एक तीसरा आयन और ऐड हुआ है यहां पे, ये सबको इकट्ठा करने के लिए, क्लोराइड आयन। कौन सा आयन ऐड हुआ? क्लोराइड आयन। क्योंकि ये देखा गया है कि जर्नली मेम्ब्रेन्स में क्लोराइड आयन का भी थोड़ा सा रोल होता है उसके पोटेंशियल्स के अंदर। ये किसी एक मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा प्लीज गोल्डमैन इक्वेशन में, ये कि नर्व सेल या स्केलेटल मसल सेल या हार्ट मसल सेल या स्मूथ मसल सेल, जो भी सेल है जहां पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, सबकी बात कलेक्टिवली हो रही। यहां पे एक चीज डिफरेंट है, ये जरा गौर से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। ये मैंने क्या किया, समझ आती है? इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, यहां पे क्या हो गया? ऑपोजिट, वाई। इस दफा ऐसा क्यों हुई? यस, क्लोराइड आयन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सोडियम पोटेशियम दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों क्या थे? पॉजिटिवली। हाँ, मूवमेंट ऑपोजिट थी लेकिन चार्ज क्या था उनमें? पॉजिटिवली चार्ज था। क्लोराइड के केस में ये ऑपोजिट क्यों कर दिया? इसका मतलब है क्लोराइड की रेशियो ऑपोजिट हो गई। फिर क्लोराइड बाहर जितना ज्यादा होगा उतनी ही रेशियो ज्यादा होगी, और उसकी सिर्फ वजह क्या है इसको ऑपोजिट करने की? मैंने लगा लिख रहा हूं क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव। अब मैं दो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जिसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। हम ये गोल्डमैन इक्वेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कलेक्टिवली, एक एक्स्ट्रा आयन कौन सा ऐड किया? क्लोराइड आयन, क्योंकि इसका रोल डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट है। और एक चेंज क्या आई है यहाँ पे कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन आउटसाइड डिनोमिनेटर में आ गई है, इनसाइड डिनोमिनेटर में चली गई। और नेक्स्ट इक्वेशन से गोल्डमैन का एक बहुत बड़ा फर्क क्या आ रहा है? परमेबिलिटी ऐड होती जा रही है, परमेबिलिटी ऐड होती जा रही है। अब देखो, इसका मतलब है गोल्डमैन इक्वेशन किसी एक आयन की नहीं है, गोल्डमैन इक्वेशन एक मेम्ब्रेन की है। मेरी बात नहीं समझे मैंने क्या कहा? गोल्डमैन इक्वेशन एक मतलब अगर मैंने ये गोल्डमैन इक्वेशन करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। क्या गोल्डमैन इक्वेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन है, या स्केलेटल मसल है, या स्मूथ है, या कार्डिक है, या जो भी आपका एरिथ्रोसाइट, जहां जहां मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो आप नाम ले सकते हैं, मुझे लहदा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे सेपरेट करूं, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे इधर देखो, अगर मैं यहां पे सेपरेट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी? चेंज। और इसमें से ज्यादा वैल्यू कौन चेंज होगी? परमेबिलिटी। देखो कंसंट्रेशन तो पूरी बॉडी में सेम है ना, ये जो मैंने लिखी है इसकी मैंने कोई जगह बोली? मैंने तो बताया आउटसाइड और इनसाइड, बस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और वो तो पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी में हर जगह ये। अब किडनी में चले जाओ वहां भी यही, अब ब्रेन में चले जाओ वहां भी सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड इनसाइड ऐसे ही, हार्ट में चले जाओ, हर बॉडी के हर सेल में ऐसे ही। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है आपको सर ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन क्या चेंज होता जाएगा? परमेबिलिटी चेंज होती जाएगी। दैट मैटर्स अ लॉट। अब समझ आ रही है आपको परमेबिलिटी की इंपॉर्टेंस? मेम्ब्रेन चेंज, permeability change, hence the value of this Goldman equation changes। ये मैंने आपको एक और चीज का आंसर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर कंसंट्रेशन तो हर जगह सेम ही है, तो इसका मतलब है गोल्डमैन इक्वेशन जहां मर्जी कर ले। इसीलिए सोचो साइंटिस्ट ने पी क्यों ऐड किया है? शायद किसी ने पहला फॉर्मूला बनाया होगा, उसने पी नहीं लिखा होगा, और उसने जब कैलकुलेट की होगी वो सेम आ रही होगी। वो चाहे नर्व की करे चाहे जहां मर्जी करे, वो सब वैल्यू सेम करे। ये क्या बात हुई? ये तो इकट्ठी कैलकुलेट करने का क्या फायदा हुआ जब सेम ही आनी है? उन्होंने कहा नहीं, समथिंग एल्स शुड बी एडेड नाउ। चलो अब मुझे बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए वाइवे में कि गोल्डमैन इक्वेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर? हाँ, सबसे पहले परमेबिलिटी बोलते हैं, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड, और तीसरा कौन ऐड हो गया इसमें? क्लोराइड। ये वो बातें हैं जो आपको नेक्स्ट इक्वेशन में नहीं मिलेंगी, जो आपको गोल्डमैन इक्वेशन में बतानी पड़ेंगी। आर यू क्लियर नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नस्ट इक्वेशन एंड गोल्डमैन इक्वेशन? कैन यू राइट द इक्वेशंस नाउ? अच्छा, अगला ऑब्जेक्टिव
जो पहले भी मैंने बोला था, कैन यू कैलकुलेट द नेस्ट पोटेंशियल ऑफ सोडियम आयंस by writing the value inside outside? Can you calculate the values of potassium ion for next equation? Absolutely you can. Now you know the logic of plus and minus signs in next equation? Yes.